आज हमें स्टार्ट करना है कम्युनल अवार्ड पूना एक्ट। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये मैंने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ाया है। यूट्यूब पे इसके एक वीडियो होंगे, उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड अभी ग्रुप पे कर देता हूँ। कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस निर्णय के बाद गांधी जी के क्या विचार रहे हैं उस चीजों पर, और कैसे उस निर्णय को बदला गया। इन सारी चीजों को हम इसमें आज चर्चा करने वाले हैं। सो फर्स्ट आ जाते हैं हम कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक निर्णय। आखिरकार ये है क्या? सो कम्युनल अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड के थ्रू। कब किया गया? 1932 में। ये कम्युनल अवार्ड क्या था? तो हम जैसा कि पहले से देखते आ रहे हैं, पहले ही यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम ये दोनों का अलग अलग पॉलिटिकल रोल था, है ना। दोनों का एक अलग अलग इलेक्टोरल था। दोनों अलग, दोनों बटे हुए थे, है ना। अभी जैसा कि You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. अब साउंड आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम थे
अवार्ड में, है ना, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय में। तो ये किनके द्वारा लिया गया था? ये लिया गया था ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा। कब लिया गया था? वर्ष 1932 में, ईयर 1932 में। तो जैसा कि मैं समझा रहा था आप लोगों को, अभी जैसा सिस्टम है उस वक्त वैसा नहीं था। उस वक्त मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता सूची थे, उसके अलग मतदान केंद्र होते थे, सारी चीजें अलग थी, व्यवस्था ही अलग थी, हिंदुओं के लिए अलग थे। और इसी को और अधिक बढ़ाया गया मतलब अब जो ये कॉम्युनल जो चीजें थी यहाँ पे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित ना रख करके इसे और अधिक इसको विस्तार दिया गया। इसमें सिख भी शामिल हो गए, ईसाई भी शामिल हो गए, आंग्ल भारतीय भी शामिल हो गए। ये शामिल होने के साथ साथ हिंदुओं को भी अलग कर दिया गया, यानी कि हिंदू में जो दलित हैं, जो हरिजन हैं, उनके लिए भी अलग चुनावी संघ का निर्माण करने की इसमें घोषणा की गई। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस हैड ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटीज। द कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर द डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जो भी डिप्रेस्ड क्लास है, यानी कि जो भी निचले क्लास हैं, यानी कि जैसे जो भी दलित हैं, ऑल्सो उसे भी माइनॉरिटीज कहा गया। एंड इनटाइटल्ड देम टू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, उन लोगों के लिए भी एक अलग चुनावी संघ बनाने की घोषणा की गई। ठीक है। इसके बाद गांधी जी की कुछ प्रतिक्रिया आई। गांधी जी उस टाइम पे जेल में ही बंद थे, पुणे की इरवड़ा जेल में थे। तो गांधी जी ने क्या प्रतिक्रिया दिया? गांधी जी ने यह बताया कि इस तरह से यदि हिंदुओं को ही अलग कर दिया जाएगा, और क्यों अलग कर दिया जा रहा है? क्योंकि वो अछूत हैं, है ना, वो निचली जाति के हैं, इनके आधार पे उनको हम एक माइनॉरिटीज का दर्जा देते हैं और इनके लिए हम एक अलग चुनावी संघ की स्थापना करें, तो इनसे क्या होगा? इनसे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगी। इनसे जो हरिजन हैं उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगी, बल्कि हिंदू समाज के अंदर जो खाई है, मतलब ऊंची जात और नीची जात, इनके बीच की खाई और अधिक बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए गांधी जी इन चीज से मतलब बहुत ही आघात हुए और गांधी जी ने इस चीज को तुरंत रोकना चाहा, और इसके लिए गांधी जी ने अनशन पे बैठ गए, है ना। गांधी जी कब तक अनशन पे बैठ गए? जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो अपने अनशन पे डटे रहे। इसके कारण ही क्या हुआ? इस कम्युनल अवार्ड को हटाया गया, लेकिन हटाने से पहले एक समझौता हुआ। समझौता कहां पे हुआ वो हम देख लेते हैं। समझौता हुआ पूना पैक्ट में, है ना, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। सो फाइनली एन एग्रीमेंट बनाया गया। एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। तो क्या हुआ इस एग्रीमेंट में? इस एग्रीमेंट में बताया गया कि जो दलित हैं, जो दलित समाज है, उसके लिए हम अलग किसी भी तरह का चुनावी संघ की स्थापना हम नहीं करेंगे। किसी भी तरह का हम इनके लिए पॉलिटिकल इलेक्ट्रोल नहीं बनाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, तो इनको और क्या दिया जा सकता है? इनके लिए हम सीट रिजर्व कर सकते हैं, मतलब इनको भी हिंदू में ही काउंट किया जाएगा और इनके लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो सीट कितनी रिजर्व की गई? जो 71 सीटें थे, उन 71 सीट को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 147। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो 71 सीट रिजर्व थे फॉर SC ST के लिए, है ना, उसके उनके जगह पे सीट्स की संख्या बढ़ा करके 147 कर दी गई। और जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, स्टेट की अपनी असेंबली है, उस स्टेट में भी उनकी जो सीटें हैं वो थोड़ी थोड़ी हर एक स्टेट में बढ़ा दी गई, डिपेंड अपॉन उन स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है। तो दोनों के बीच इन चीजों का समझौता हुआ, और इस समझौते के कारण इसको पूना पैक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पुणे में ही हुआ था। ठीक है। इसके बाद ये जो समझौता हुआ, इस समझौते को फिर ब्रिटेन पार्लियामेंट में भेजा गया, और ब्रिटेन पार्लियामेंट ने इसको समझा कि चलो ये हमारा अमेंडमेंट था, हमने जो पहला जो भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट करके हमें भेज दिया, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको लागू कर दिया। अभी हमने बी आर अम्बेडकर की बात कही है, तो चलिए बी आर अम्बेडकर के बारे में भी थोड़ा कुछ पॉइंट आउट नोट कर लेते हैं, ताकि कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप थोड़ा आंसर दे सकें। तो थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, लेकिन बहुत ही कंसाइज वे में यहाँ पे बातें लिखी हुई है। इस चीज को यदि आप पढ़ ले और ध्यान में रखें, तो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे पहले कुछ कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कहाँ पे शिक्षा हुई, ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी में नहीं पूछते हैं। यूपीएससी में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। क्या टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है? ही साइंड पूना पैक्ट विद गांधी जी इन 1932 फ्रॉम
1942 to 1946 ही वॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहे। उन्होंने पार्टी का गठन किया। ही ऑर्गेनाइज, क्या क्या उसने गठन किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, इन सभी चीजों की स्थापना वो किए। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद ये मंत्री भी रहे हैं 1947 से लेकर के 1951 में, यानी कि आजाद भारत में ये लॉ मिनिस्टर रहे हैं नेहरू के कैबिनेट में। और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में मेंस में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेंस के क्वेश्चंस को फिगर आउट करने के लिए आपको बी आर अम्बेडकर की थोड़ी बहुत जीवनी तो पढ़नी पड़ेगी। और थोड़ी बहुत जीवनी आपको इंटरनेट से मिलेगा, क्योंकि जो बुक से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे कि राजीव अहिर से यदि आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें इतनी डिटेल बातें लिखी हुई नहीं है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बी आर अम्बेडकर की जीवनी को कवर कर सके। इसलिए इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंटरनेट से हेल्प लेनी होगी। आइए, इसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं। यानी आज का जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, वह आज का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही रिप्लेसमेंट है। और ये सबसे बड़ा, उस टाइम पे अंग्रेजों के जमाने के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ट, ये कब पास्ट हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगस्त 1935 में हुआ। और ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हम कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया बाय इंडियन लीडर्स। 1919 में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए थे। उसके बाद 1927 में साइमन आया था, उसने भी कुछ सुझाव दिए थे। लेकिन उस सुझाव से, उस अमेंडमेंट से जितने भी इंडियन लीडर्स थे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो स्वराजिस्ट हो, ये सारे कहीं ना कहीं इनको आघात हुआ, कहीं ना कहीं इनका एक दुख था। तो इन्होंने एक नए रिफॉर्म्स, एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इनके अंदर भी चाहत थी। और इसी को मद्देनजर में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को बनाया। सो इंडिया सपोर्ट टू ब्रिटेन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर also added in British acknowledgement of the need of the inclusion of more Indians in the administration of their own country। मतलब कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि प्रशासन के लिए भारतीयों का अधिक से अधिक संख्या में होना अनिवार्य है। तो अब इस एक्ट को बनाए जाने के पीछे कुछ चीजें जो मुख्य तौर पे काम की है, वह क्या है? वह है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल ही हो गया था, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट की। अगेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की। तो इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो भी बात निकल करके आई, उसका एक सारांश, उसका एक निचोड़ जो है, वह इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 935 को लागू करने में भूमिका अदा किया है। उसके बाद व्हाइट पेपर पब्लिश बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज। इन सभी चीजों को मद्देनजर में रखते हुए 1935 का एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट की प्रमुख बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। सो मेन फीचर्स इसका क्या रहा है कि प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशंस, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, यानी कि एक अखिल भारतीय संघ बनाए जाने की इनकी मंशा रही है। कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसी स्टेट। इसका मतलब यह है कि उस टाइम पे जितने भी प्रिंसी स्टेट्स थे, यानी जितने भी राजा महाराजाओं के जो राज्य थे, उन राज्य को भी एकत्र कर लिया जाएगा। और ब्रिटेन के अधीन, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भारत के जो भी पार्ट हैं, उस पार्ट को भी मिला करके क्या किया जाएगा? एक फेडरेशन बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे संघ काम में नहीं आए। ऐसे संघ जो बनाने की जो मंशा थी अंग्रेजों की, वह कभी बन नहीं सकी। क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि राजा महाराजा ने अपने आप को इनसे अलग रखा, राजा महाराजाओं ने इनको रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद आ जाइए
ऑटोनॉमी की हम बात कर लेते हैं, तो किस तरह की ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता किस प्रकार की प्रदान की गई। द एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, यानी कि राज्यों को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी उसमें दी जानी थी। ठीक है। द गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, गवर्नर को क्या बना दिया गया, एग्जीक्यूटिव का हेड। जैसे कि अभी आप प्रेसिडेंट को देखते हैं, प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव के क्या है, वो हेड है, क्या है। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो उस टाइम के अभी के प्रेसिडेंट और उस टाइम के गवर्नर को आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी। देर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस हिम, जैसे कि अभी भी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, तो उस टाइम पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो गवर्नर को एडवाइस करते थे। द मिनिस्टर वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हु कंट्रोल देम, द लेजिस्लेचर कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर्स। अभी की जो बात है वही बात अभी भी है ना, लेजिस्लेचर जो है मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्रीगण जो होते हैं, वो सदन के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। ये सारी बातें उस टाइम पे लिखी हुई थी जिनको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऐसी कोई बुराई नहीं है फॉलो करने में, वो सही चीज थी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और क्या हुआ उसमें, फिर हम देख सकते हैं डायरेक्टली एट द सेंटर, यानी कि द सब्जेक्ट अंडर फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इनटू, यानी अभी जो आप देखते हैं एक रिजर्व्ड है और एक ट्रांसफर्ड है। रिजर्व यानी कि जिनको अपने लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा है, ट्रांसफर्ड यानी जो दूसरों के ऊपर दिया जा सकता है। द रिजर्व सब्जेक्ट, ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। द रिजर्व सब्जेक्ट वर कंट्रोल बाय गवर्नर, रिजर्व सब्जेक्ट जो होते थे वो गवर्नर खुद से कंट्रोल करता था, जैसे कि जनरल हु एडमिनिस्ट्रेटेड देम विद द हेल्प ऑफ 3 काउंसलर्स अपॉइंटेड बाय हिम, यानी कि उनके काउंसलर्स जो होते थे, देवर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अच्छा, उनके काउंसलर का मतलब है अभी के टाइम पे पर्सनल सेक्रेटरी, है ना, उस टाइम का उनको काउंसलर कहा जाता था। देवर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि वो मंत्री नहीं होते थे, सदन के सदस्य नहीं होते थे, इसलिए वो लेजिस्लेचर विधायिका के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। द सब्जेक्ट इंक्लूड, यानी कि ऐसे जो सब्जेक्ट थे जो रिजर्व में रखे गए थे, गवर्नर के रिजर्व में रखे गए थे, वो कौन से सब्जेक्ट थे, वो थे डिफेंस, है ना, डिफेंस से रिलेटेड चीज हो गया, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड चीज हो गया, प्रेस हो गया, पुलिस हो गया, टैक्सेशन हो गया, जस्टिस हो गया, यानी कि मेन मेन जो डिपार्टमेंट था वो सब किसके अंडर में था, वो गवर्नर के अंडर में था। गवर्नर को कौन चुनता था, गवर्नर को ब्रिटेन के पार्लियामेंट चुनते थे, इसलिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बहुत ही नाटकीय तरीके से, बहुत ही चालाकी से उसने कुछ रिजर्व चीजों को वो अपने पास अपने कंट्रोल में रख लिया। फिर द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर जनरल विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भारत के लोग भी आ जाते थे। नॉट मोर देन 10, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस टाइम पे 10 से ज्यादा नहीं होते थे। द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद इन लेजिस्लेचर। द सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट इंक्लूडेड लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, यानी कि शिक्षा के ऊपर कंट्रोल था इनका, हेल्थ के ऊपर था, फॉरेस्ट के ऊपर था। तो ये सारे कंट्रोल जो थे, ये सारे कंट्रोल गवर्नर जनरल थे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से इसके लिए काम करते थे। हाउएवर द गवर्नर जनरल हैड स्पेशल पावर टू इंटरफियर इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑल्सो, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी जो थे गवर्नर जनरल थे वो क्या कर सकते थे, वो इंटरफियर कर सकते थे। जैसे कि अभी के राष्ट्रपति है ना, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, गवर्नर जनरल कर सकते थे। उसके बाद क्या है, bicameral federal legislature would be established. The two house were the federal assembly, यानी कि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, इस चीज दोनों को बनाया गया। द फेडरल असेंबली हैड अ टर्म ऑफ 5 years, यानी कि 5 साल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी जो संसद को मिला हुआ है, लोकसभा को, वही चीज उस टाइम पे भी थी। बोथ हाउस एट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसी स्टेट ऑल्सो, यानी कि राजा महाराजाओं के राजबारों से भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। अभी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसी स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय रूल्स एंड नॉट इलेक्टेड, यानी कि राजबारों के जो मेंबर्स होते थे उस टाइम के, यानी कि आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ लीजिए, उस टाइम पे राजबारों से जो मेंबर जो जाते थे लेजिस्लेचर में, यानी कि उस टाइम के पार्लियामेंट में, तो उनका इलेक्शन नहीं होता था। राजा महाराजा क्या करते थे, अपने ही राज्य से किसी को नॉमिनेट करके वहां पे भेजते थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर टू बी इलेक्टेड, यानी कि ब्रिटेन लोगों का जहां तक गवर्नमेंट था, जहां तक उनका राज्य पार्ट था, वहां पे इलेक्शन करवाई जाती थी। और उसमें भी क्या होता था,
कुछ लोगों को गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे। जैसे कि अभी राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में 12 अदर मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो ये सिस्टम वहां पे भी थी, नॉमिनेशन वाली सिस्टम जो थी वहां पे भी थी। There were to be separate electorates for the minority communities, women, depressed classes। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे थी, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं या फिर वुमेन हैं या फिर कम्युनिटीज हैं, तो उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का निर्माण करवाया गया। मतलब इसके बारे में 1935 में लिखा गया था। उसके बाद फेडरल कोर्ट। सो फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश एट दिल्ली, जिसे अभी आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंसेस एंड आल्सो बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस। It was to have one chief justice and not more than 6। अभी चीफ जस्टिस की संख्या 1 है और जजेस की संख्या 32 है। इसके बाद इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, यानी कि भारतीय परिषद की स्थापना की गई। सो इंडियन काउंसिल वाज क्या हो गया, एबॉलिस्ड। यानी जब भारतीय परिषद की जो घोषणा करवाई गई थी पहले, अब उसको एबॉलिश कर लिया गया था। 1999 में जो भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी उसे एबॉलिश कर लिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वुड बी इंस्टेड हैव अ टर्म ऑफ एडवाइजर। अब वो उनको क्या किया गया, सिर्फ एडवाइजर बना करके छोड़ दिया गया। फिर रिकॉग्नाइजेशन। सिंध वॉज कर्व आउट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी सिंध को बॉम्बे से कट करके अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। बर्मा वॉज सर्व्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया, बर्मा को भारत से ही अलग कर दिया गया। ये सारी चीजें उस टाइम पे हो गई। उसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स भी आप देख लीजिए। ब्रिटेन के पार्लियामेंट जो थे, इट्स सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन लेजिस्लेचर, यानी कि भारत इंडियन लेजिस्लेचर भारतीय विधायिका के प्रति जो सुप्रीम थे, यानी कि जो हेड थे, वो हेड कौन थे, वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट थे। यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के इशारों पे ही इंडिया की जो लेजिस्लेचर थी वह काम करती थी। इसके साथ ही और क्या हो गया था, फेडरल रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, है ना। इसी टाइम से फिर रेलवे बजट भी आता था, लेकिन 2 साल पहले ही रेलवे बजट को क्या किया गया, आम बजट में मिला दिया गया। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 की जो एक्ट आई थी, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक बनाए जाने की भी इसमें घोषणा की गई थी। तो और इसके बाद क्या है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट सर्विस कमीशन। ये सारी बहुत सारी चीज है। तो ये जो एक्ट था एक मील का पत्थर साबित हुआ भारतीयों के लिए, भारत का संविधान लिखने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए। तो ये सारे एक्ट आने के बाद 1935 एक्ट बन गया, और 1937 से जब ये लागू हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने भी इसके ऊपर तीखी बहस की, है ना। तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही, कांग्रेस ने 1935 एक्ट की, आप ये कह सकते हैं, भर्त्सना की। इस एक्ट को उन्होंने नकार दिया और उनका यही कहना था कि भारत का एक अलग से संविधान बनना चाहिए, और संविधान बनाने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो जिसके लिए हमें संविधान सभा की स्थापना करनी होगी। अभी संविधान सभा में कौन कौन लोग आएंगे, तो संविधान सभा में लोगों को आने के लिए यहाँ पे वोटिंग करनी चाहिए, यानी आम चुनाव होनी चाहिए। तो पब्लिक क्या करेगी, जनता क्या करेगी, लोगों को चुनेगी ताकि वो हमारा संविधान बना सके। और संविधान बनाने के बाद क्या होगा, हमारा जब संविधान खुद का बन जाएगा तो अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं और सारा राजपाट जो है हम भारतीयों को दे दे, ताकि हम एक आजाद मुल्क कहलाएं। कांग्रेस का ये मांग था, जो आगे चल करके पूरा हुआ। तो आगे के अध्याय में, आगे के चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आ जाता हूं कुछ क्वेश्चंस पे। अभी देख लेते हैं हमने आज जो पढ़ा है उनसे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं या नहीं। देखिए, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं है पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए भी। जितना पॉलिटिकल साइंस में मैं डीपली जाता हूँ, या पॉलिटिकल साइंस में जो कॉन्सेप्ट रहता है उसे एक्सप्लोर करता हूँ, वो जो स्पेस है, वो स्पेस मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं मिल पाता है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कितना भी डीप जाने की कोशिश करूं, इसमें ऐसी कुछ बातें ही नहीं है कि जिसमें डीप जाऊं। डीप जाने का मतलब क्या है, मुझे एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी आपको, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिनका यूपीएससी एग्जाम्स में कुछ काम नहीं है। यदि आप हिस्ट्री में, यदि आप एमए कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो उसके लिए सही है, लेकिन यूपीएससी के लिए इतनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि मैं बहुत फास्ट में आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ,
या जैसा इंडियन पॉलिटी में मैं हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता हूं, वो इसमें नहीं हो पाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसका सीधा ये मतलब है कि इसमें कॉन्सेप्ट समझाने की स्पेस ही नहीं मुझे मिल रही है जिसमें मैं चीजों को आपको समझा सकूं। तो अभी जो हमने पढ़ाया है यूपीएससी में उनसे क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले साल, और अभी आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कौन से पार्टी का गठन किया। एग्जाम्पल है, सॉरी, तीन स्टेटमेंट है, तीन देख लीजिए। कौन सा है, द पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि किसान और मजदूर की पार्टी। इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, देखिए शेड्यूल कास्ट का उनका तो नाता होगा ही, तो उन्होंने ये तो सेकंड वाला तो किया ही है। नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब बताइए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना ये किया है या नहीं किया है। देखिए सेकंड ऑप्शन यदि आपको पता चल गया तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जहां जहां वन है इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा क्या। एलिमिनेशन राउंड से क्या होगा, आपको एक चीज पता चल जाएगी, यदि ये एलिमिनेशन राउंड आप तभी कीजिए जब आप 100% कंफर्म ना हो कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है या नहीं। वैसे मैंने जो आज पढ़ाया है उसमें मैंने चीजें लिखी है, शायद उसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में भी, बी आर अम्बेडकर के बारे में जब मैं पढ़ाया था तो है ना, कहाँ पे है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और पीपल ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये चीजें इसमें दी गई है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी तो है ही, लेकिन बाय चांस यदि आप थर्ड ऑप्शन भूल जाए, जैसे कि यदि आपको तुक्का ही लगाना पड़ जाए, तो तुक्का भी लगाने के लिए आपको बहुत ही श्योर होना पड़ेगा। एमसीक्यू में क्या होता है, 25% तो आप श्योर होते ही हैं, क्योंकि चार ऑप्शन दिया गया तो प्रोबेबिलिटी यही है आपके क्वेश्चन का करेक्ट होने का 25%। लेकिन उस 25% को आप 50 और 75% में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए यदि आपको आंसर ना आए तब ये ऐसी प्रक्रिया कीजिए, हमेशा ऐसी प्रक्रिया आप नहीं कीजिए। जैसे कि शेड्यूल कास्ट एक ऑप्शन में आ गया तो आपको पता चल गया कि शेड्यूल कास्ट तो होना ही होना है। बाकी आपको फर्स्ट ऑप्शन तो पता है कि किसान और मजदूरों के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ वैसा कुछ किया नहीं जिनका हम उल्लेख करें, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अभी आपका कंफ्यूजन है कि थर्ड है या नहीं है, तो एलिमिनेट करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट ऑन टू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यदि अभी आपने मेरा क्लास अटेंड किया है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, तो आंसर आप दे सकते हैं। बताइए रणधीर, इसका आंसर क्या होगा। नहीं जवाब, इसको मैंने यहीं पे पढ़ाया है। देखिए, Gandhi demanded that the depressed class to be elected through joint, and to press for his demand, he went on a fast on to date in the Yerbada jail। क्या मतलब हो गया, तो कब ये किए थे गांधी जी ने अनशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया इसके कारण, नहीं। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंट ओपिनियन, नहीं। रामासे, सॉरी रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, यस, है ना। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी। तो जवाब देने में इतना लेट क्यों हो रहा है रणधीर, इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं क्या, मैं हिंदी में भी तो भेज देता हूँ ना तुरंत नोट्स आपको, इसलिए तो इंग्लिश हिंदी रख करके पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत लंबे लंबे चीजें होती है, इसलिए मैं इंग्लिश रेफर करता हूँ पढ़ाने के टाइम पे, और हिंदी में आपको नोट्स भी भेज देता हूँ, और बातें तो मैं हिंदी में ही करता हूँ, तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हम स्वतंत्रता आंदोलन जो था, जो हम पढ़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल, वो उनके लास्ट मोमेंट पे अब हम आ चुके हैं। शायद अगले इस वीक तक या फिर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वीक तक हमें आजादी मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीक आजादी हम ले लेते हैं, और नेक्स्ट वीक वैसे भी, नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक में वैसे भी 15 अगस्त आने वाला है। तुम्हारा टारगेट यही रहेगा कि 15 अगस्त से पहले हम आजाद हो जाए। सो आजादी की कामना करते हुए आज के इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, गुड You are नाइट। currently the only person in this conference.